नॉलेज है? हाँ सर थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। सिंपल है, अगर ए बी का फ्रेंड है और ए सी का फ्रेंड है तो एक दिन बी और सी में भी तो फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि आप कॉमन है। सपोज आप राम के फ्रेंड हो, आप श्याम के भी फ्रेंड्स हो, एक दिन राम और श्याम भी तो फ्रेंड्स होंगे ना। बस बिल्कुल इसी कंसेप्ट को याद रखना है। इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ सिस्टम बी and A is in thermal equilibrium with a system C, then B and C are also in a thermal equilibrium. Thermal equilibrium मतलब temperature constant, delta T 0. तो what is zeroth law of thermodynamics? If a system A, any system A is in thermal equilibrium with a system B, and if is thermal equilibrium with C, then B and C are also in a thermal equilibrium. आया समझ में? वही लिखा हुआ है। The zeroth law state that if two system are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in a thermal equilibrium. ये पूरा जो है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी A अगर B का दोस्त है, A अगर C का दोस्त है, तो B और C भी क्या? फ्रेंड्स होंगे। क्या चीजें समझ में आई? जीरोथ लॉ। हाँ चलिए अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको कॉमन पता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल है। अब क्या क्या उसमें है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल इंटायर थर्मोकेमिस्ट्री बेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो एक एक करके इसको समझना। क्या बोलता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, means energy can neither be created nor be destroyed. Total energy of the system remains constant, meaning energy can neither be created nor destroyed, only transferred from one form to another. This principle is often referred to as law of conservation of energy. In thermodynamic process, it can be expressed as change in internal energy of the system being equal to the heat added to the system माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये चीज इसको बताए थ्योरी। अब सर ये तो समझ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये तो थ्योरी है, समझ गया। अब इसको बताओ कि कैसे क्या होगा। बिल्कुल इसका मैथमेटिकल मैं प्रूफ बताता हूं। सपोज कोई एक सिस्टम है, क्लियर, ये एक सिस्टम है सपोज करो, और इस सिस्टम के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और मैं मान लेता हूँ किसी के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब उसके पहले से कुछ एनर्जी है, तो उस एनर्जी को मैं मान लेता हूँ इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब इस सिस्टम में मैंने क्या किया? थोड़ा बाहर से हीट दे दिया। जब हीट इज गिविंग तो वो क्या होता है? प्लस साइन होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो अब बताओ, जब इसके पास पहले से एनर्जी थी U1, मतलब पहले से 5 रुपीज़ थे, अब उसको 5 रुपीज़ और मिल गए या 2 रुपीज़ और मिल गए। अब बताओ उसके पास कितने पैसे हुए? सर 5 + 2 7 रुपीज़। यानी अब जब इसके पास एनर्जी की बात करूं तो इसके पास क्या हो गए? U1 + Q। यस सर। अब मैंने क्या किया? इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क डन कर दिया, थोड़ा सा वर्क भी कर दिया। क्लियर टू यू? अब जब वर्क डन करा, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, तो एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल। अब बताओ इसके पास अब नेट एनर्जी कितनी हो गई? सर बहुत अच्छी बात है, पहले 5 रुपीज़ थे, उसके बाद 2 रुपीज़ और मिले, अब और मिल गए 5 रुपीज़। यानी अब जो इसके पास एनर्जी है वो है U1 + Q + W। यानी जो इसकी फाइनल एनर्जी है U2 वो किसके इक्वल हो जाएगी? U1 + Q + W के इक्वल होगी। एम आई राइट? हाँ सर यही तो बोला है। बिल्कुल। तो क्या लिखोगे? U2 = U1 + Q + W। एम आई राइट सर जी? हाँ सर जी बिल्कुल। गुड। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करो तो क्या लिखोगे? सर U2 - U1 = Q + W। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आया समझ में? U2 - U1 = Q + W। Q means heat given to the system, W means work done on the system. Is it clear? अब मैं इसको रब करूं। हाँ, अब फाइनल क्या आया मेरे पास? सर फाइनल आ गया हमारे पास U2 - U1 = Q + W। Am I right? गुड। अब U2 - U1 मतलब डेल्टा U = Q + W। W यहाँ पे क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और अगर सिस्टम खुद काम करे, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आपको पता है, याद करो मैंने बताया था, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल। तो डेल्टा U = क्या आ जाएगा? Q - W। यही
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल रिलेशन है। यही इसने कहा था। इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बीइंग इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर ऑन द सिस्टम होगा तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, Q प्लस W लिखेंगे। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़े, बिल्कुल मैथमेटिकल रिलेशन आया, बिल्कुल। अब थोड़ा साइन का देखते हैं। अब आपको पता है कि डेल्टा यू मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q मतलब हीट एंड W मींस वर्क डन। सो चलो, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है, आपको पता है कि डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जब मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था वो बता दिया। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है मतलब U2 इज ग्रेटर देन U1, यानी डेफिनेटली इस केस में टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। बहुत अच्छी बात है, वही लिखा है। इफ डेल्टा यू पॉजिटिव देन टेम्परेचर व्हाट, इंक्रीजेस। इफ डेल्टा यू नेगेटिव देन टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज, क्योंकि इस केस में क्या होगा, U2 इज लेस देन U1। बहुत अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छा। अब अगर जीरो है मतलब टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं कि डेल्टा टी जीरो हो जाए तो इस केस में जो डेल्टा यू है वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद है ना सर, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, डेल्टा इज इक्वल टू CV डेल्टा टी, यानी अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी तो जीरो होगा ना। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आ जाओ Q, तो आपको पता है अगर हीट एंटर करेगा तो प्लस, हीट एग्जिट करेगा तो माइनस, और अगर Q जीरो है मतलब नो हीट इज एक्सटेंड। ये किसका केस है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। और ये किसका केस है, जब डेल्टा ई जीरो है, आइसोथर्मल का, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है, जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चीजें समझ में आ रही है, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, ध्यान रखना। अब W आपको पता है, अगर गैस को कंप्रेस करेंगे यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, तो वर्क डन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आई तो याद रखना ये वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी गैस क्या हुआ, एक्सपेंड किया। तो अगर W पॉजिटिव आया तो ये कौन सा केस है, कंप्रेशन का केस है। वर्क अगर आपका नेगेटिव आया तो ये किसका केस है, एक्सपेंशन का केस है। और अगर वर्क डन जीरो है तो आपको पता है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। और अगर P एक्सटर्नल डेल्टा V है और डेल्टा V जीरो आ जाए तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। और ये किसका केस है, वॉल्यूम कब कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक का। तो आइसोकोरिक के केस में वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी देखो मैं फॉर्मेट बना दिया तीनों प्रोसेस के, क्लियर। अब उस फॉर्मेट का यूज करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, चीजों को समझने वाले एक एक सारे प्रोसेस में। डन सर, डन सर। चलिए आगे आइए, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ मैंने बताया था, थियरी भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन एवर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वन काइंड डिसअपियर देन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर एनर्जी अपीयर्स। मतलब ये सारे फर्स्ट लॉ के अलग अलग स्टेटमेंट है, उसको ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ perpetual motion machine to do work without consuming some form of energy। मतलब ऐसा कोई भी मशीन आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते जो होता है वर्क करे विदाउट कंज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, खाना खाओगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो काम करोगे, वही बात इसने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। बस आपको याद रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो चले बढ़े आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इट डज नॉट एक्सप्लेन मास एनर्जी रिलेशन। ये तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है, लेकिन मास और एनर्जी रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। दूसरा, इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, कि किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो है, ये इसको नहीं समझा पाया। नेक्स्ट, इट डज नॉट टेल द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। अब ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, तो मैं बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
क्या होते हैं। आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइंस से समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर चलिए एक एक करके चीज़ों को हमें समझाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले मैं आ जाता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सर, क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम। या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मानेंगे, क्यू माइनस डब्ल्यू, जो मन करे आप उसको ले लो। अब आपको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू और डब्ल्यू में क्या रिलेशन हो गया, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर क्यू पॉजिटिव है तो डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। अगर क्यू नेगेटिव है तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या डेल्टा एच का सीन क्या होगा, डेल्टा यू तो समझ में आ गया सर। डेल्टा एच सिंपल है, आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी। यस सर। अब हम इसको ऐसे भी तो लिखे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। आया, पल्ले आया था, इसलिए मैंने बोला था हर जगह कहीं ना कहीं किसी चीज़ का यूज़ होता है। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी क्या हो गया आपका, अरे सर डेल्टा टी क्या हो गया, कांस्टेंट है मतलब 0 है, ये भी 0, आइसोथर्मल में डेल्टा यू भी 0, तो डेल्टा एच भी इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। याद रखना इस चीज़ को। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। आइसोथर्मल में चीज़ें समझ में आई, क्या रिलेशन आया, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब आप एक चीज़ हम मुझसे पूछ सकते हो कि सर वर्क डन इज इक्वल टू, आपने ये कैसे ले लिया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज, मतलब V2 माइनस V1, यही तो होता है V2 माइनस V1। अच्छा, माइनस क्यों लगाया, ताकि अगर आप वैल्यू सॉल्व करो तो आपको दिखे कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आ रहा है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये लिखा है, वो भी मैं प्रूफ करता हूं। पहले ये आ गया। हाँ सर, चलिए अब ध्यान से देखिए तो कैसे आया। चलिए मैं लिखता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड सर। डेल्टा वी मतलब होता है V2 माइनस V1, गॉट इट। अब मुझे बताओ, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो क्या है, एक्सपेंशन है, क्लियर। तो एक्सपेंशन के केस में मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी आप अपने आप को एक्सपेंड कब करोगे, यानी आपने एक्सपेंशन, जैसे कोई गैस है, अपने आप को तो अच्छे से नहीं समझोगे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में अगर ये गैस एक्सपेंड किया, ये गैस एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अब ये कौन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है ना। अंदर जो गैस है वो कहता है मैं वर्क कर रहा हूं, इसे ऊपर जाओ ऊपर जाओ, तो यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन का केस। तो मैंने बताया था जब एक्सपेंशन हो तो वर्क डन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब अगर वैल्यू पुट कर दो कि एक्सपेंशन के केस में, तो ये V2 ग्रेटर देन V1 है, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वर्क डन क्या आया, नेगेटिव आया, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको ये फॉर्मूला करते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, कंप्रेशन हुआ तो यानी इस बार पिस्टन दबा रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, पिस्टन गैस पे वर्क करा, तुमको कंप्रेस करके छोड़ेंगे। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस केस में V2 क्या होगा, लेस देन V1 आ जाएगा। जब V2 लेस देन V1 आएगा तो डेल्टा V क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब समझ में आया क्यों मैंने नेगेटिव लेके बताया, ताकि इस चीज को वैलिड कर सकूं। इन केस ऑफ एक्सपेंशन यानी वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, इन केस ऑफ कंप्रेशन मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। समझ में आया, यानी एक बार गैस वर्क कर रहा है तो एक बार एक्सटर्नल जो वर्क डन ऑन द गैस के ऊपर वर्क हो रहा है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आपके क्वेरीज आती है, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया, वर्क डन माइनस तो समझ में आया, लेकिन वर्क डन इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी आपने लिखा कहां से, ये तो नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है, याद करो फिजिक्स में आपने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सर वर्क डन का फॉर्मूला तो सर हमें पता ही नहीं है। अरे जल्दी बताओ, वर्क डन मतलब, सर वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू DL, यही तो होता था। याद आया, गुड।
अब बताओ फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यस, और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, अब ये वर्क डन में वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल, एफ के जगह क्या लिखेंगे P इंटू ए इंटू डी एल, ए मतलब L इंटू बी और डी एल मतलब H, L इंटू बी इंटू एच मतलब वॉल्यूम चेंज। तो क्या वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V आया। अब इसको मैं सेट कर देता हूं माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अगर मैकेनिकल वर्क हो, थर्मोडायनेमिक्स का केस हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आया समझ में? अरे ये पूरा वॉल्यूम हुआ ना, वॉल्यूम चेंज डेल्टा V। हाँ सर, क्या समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। तो चलिए अब आइसोथर्मल में हो गया आपको समझ में, यस। अब आ जाइए एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, हीट को अलाउ नहीं किया जाता, यानी हीट चेंज जीरो, यानी क्यू क्या है आपका यहाँ पे जीरो है। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू है। बहुत अच्छी बात है। अगर Q जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया W, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। अब अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो W पॉजिटिव, W अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी क्या है आपका पॉजिटिव है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सर आपने पढ़ाया था यही होता है कंप्रेशन। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा U क्या आया पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव कब आएगा, जब U2 इज ग्रेटर देन व्हाट U1, am I right? अगर डेल्टा U पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और डेल्टा यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। याद करो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर टेम्परेचर चेंज है तो अलर्ट रहना, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो एक केस में कंप्रेशन और एक केस में क्या होगा एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन के केस में अब प्रूफ हो गया टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखे तो वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखे तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। जैसे अगर मैं यहां पे इसको वर्क डन बाय द सिस्टम करूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा। हाँ सर बिल्कुल माइनस डब्ल्यू आएगा। अगर माइनस डब्ल्यू है यानी डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आ गई नेगेटिव आ गई। हाँ सर बिल्कुल नेगेटिव आ गई। डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कंप्रेशन के केस में डेल्टा यू इंक्रीज मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी। आया समझ में? हाँ सर, क्या चीजें समझ में आ रही है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ध्यान से समझ जाना। गॉट इट? हाँ सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको पता है प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है आइसोबैरिक प्रोसेस में तो आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन क्यू के जगह हम क्यूपी लिख सकते हैं। यस सर, तो यही लिखा है क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये किसका केस हो गया सर, आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं। तो क्या मैं क्यूपी के जगह डेल्टा एच लिख लूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या ये चीजें आ गई? यस सर आ गया। और याद रखना प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा आइसोबैरिक के केस में। हाँ सर समझ में आ गया। डन सर डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी जीरो, तो इस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। आइसोकोरिक के केस में वर्क डन जीरो। अब पुट कर दो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब जीरो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आया क्यू के इक्वल। कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बताओ क्या मैंने पढ़ाया था हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज इंटरनल एनर्जी। यस, क्या आइसोबैरिक का केस समझ में आया, आइसोकोरिक का केस समझ में आया, आइसोथर्मल का आया, एडियाबेटिक का आया। हाँ सर, तो सब चीज मैं इलाबरेट करूंगा, धीरे धीरे आप चीजों को
समझते रहो। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑल वर्क जो मैंने बताया वही साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला बता दिया। अब एक्सपेंशन के केस में आपको पता है डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव है, कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों हुआ क्या मैं समझा चुका? हाँ सर बिल्कुल, ये आपका साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डन सर, डन। आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए। अब जितने जगह पे वर्क है उसका मैं अलग अलग आपका एक्सप्रेशन बता देता हूं। वैक्यूम है, आपको पता है वैक्यूम मतलब फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं होती। अरे भाई साहब सर फ्री एक्सपेंशन क्या होता है नहीं समझ में आया। अब इसमें मैंने बहुत टाइटली गैस पैक करके रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, और एक्सपेंशन इन वैक्यूम इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने खाली रखा है। जैसे ही मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं और ये जो वाल्व इसके साथ इसको ओपन कर दूं तो क्या गैस अपने आप यहां जाना शुरू हो जाएगा? क्या इसके लिए तुमने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया? नहीं। इसी को बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अब पी एक्सटर्नल जीरो है तो बताओ फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। या वैक्यूम अगर हो तो भी वर्क डन क्या होगा आपका? जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा पी जीरो यानी P कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आइसोकोरिक के केस में डेल्टा वी जीरो है तो वॉल्यूम वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर बहुत अच्छी बात है, रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो पूछा जाता है, एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क। दो तरह के वर्क होते हैं, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल वर्क होंगे। तो पहले हम लोग रिवर्सेबल वर्क का बात करेंगे, क्लियर। अब सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मैंने यहां समझना और इसके बाद यहां देखना। जैसे सपोज करो ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर इस यहां पे गैस फिलअप है। डन सर, बहुत अच्छी बात है, गैस फिल है। अब मुझे बताओ बाहर के प्रेशर को मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बोला और अंदर वाले प्रेशर को बोला प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, क्लियर। अब ये एक बिल्कुल सिस्टम है, अब ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। अगर मैं इन दोनों में थोड़ा चेंज कर दूं तो क्या कुछ होने वाला है? यस, दो कंडीशन होंगे। अगर मैं प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज करूं, यानी प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा दिया, यानी मैं लिखूं पी गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। अब बोलो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? सर जी ये तो बहुत इजी बात है, अगर गैस का मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो ये गैस धक्का देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये क्या है? कम है, तो ये पावरफुल है तो ये धक्का देगा, यानी ये केस क्या होगा? एक्सपेंशन का केस होगा। यानी एक्सपेंशन के केस में प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। आया समझ में? यानी ये जो पी गैस है ये ज़्यादा है, यानी ये पी एक्सटर्नल क्या है? थोड़ा कम है। तो मैं लिख देता हूँ ये कितना कम है? थोड़ा सा कम है, डीपी कम है। मान लिया सर्टेन अमाउंट में ये कम है। यानी मैं अगर कंपेयर करना चाहूं तो पी गैस इक्वल टू बोलूंगा पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, बैलेंस करने के लिए। यानी ऊपर वाला प्रेशर डीपी अमाउंट में कम है, जिसके चलते ये क्या हो गया? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। ये तो समझ में आ गया? हाँ सर। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर। तो अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर बिल्कुल बढ़िए, ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वर्क डन यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं माइनस पी एक्सटर्नल और इस बार पी एक्सटर्नल के जगह माइनस पी एक्सटर्नल डी पी इंटू डी वी, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस बार ऊपर का प्रेशर क्या लिटिल बिट कम है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, और ये आपका माइनस माइनस प्लस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी डी पी इंटू डी वी। तो आपको पता है ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो हमको पता है फिजिक्स में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। बहुत अच्छी बात है। या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये मैं पहले भी पूरा यहीं पे डायरेक्ट लिख सकता था पी डी वी,
क्लियर, क्योंकि जो आपका बाहर का प्रेशर है वो तो आपका प्रेशर ऑफ द गैस से कम है, तो कितना कम है, तो सही सर्टेन अमाउंट ऑफ कम है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था dW इज इक्वल टू माइनस पी dV, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता मैंने छोटा अमाउंट लिया क्योंकि वॉल्यूम भी मैंने नेग्लिजिबल चेंज दिखा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही तो प्रेशर चेंज हुआ था, यस, इसलिए मैंने dW लिया, W नहीं लिया। डन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, क्योंकि छोटी चीज को अगर बड़ा करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। dW यहां P और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, dV। अब मैंने बोला जो वॉल्यूम का चेंज है वो चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक, और जो वर्क डन का चेंज हुआ वो W1 से लेकर क्या हो गया, W2 तक चेंज हो गया। क्या इंटीग्रेशन आपको ये चीजें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्या आपको इंटीग्रेशन करना आता है? dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W होगा, कहां से कहां तक सर, W1 से W2 तक, ये लिख दिया, W1 से W2 तक। या W1 से W2 ना लिख के तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से W, वो भी चलेगा। क्लियर, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, सर इसको मैं 0 से W लिख देता हूं। क्लियर टू यू? बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास आया माइनस P, क्लियर, P, और डेल्टा V को हम लोग कुछ लिख सकते हैं सर, V लिख सकते हैं। अब इस P को क्या हम लोग थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा सर बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने लिख के इसको dV कर दिया। क्लियर। अब याद करो वो पुराने दिन, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो P इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं nRT अपॉन V, ताकि ये V का एक्सप्रेशन कंप्लीटली अंदर आ जाए। डन सर, डन। क्या मैं अब इसको रब कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल रब कर दीजिए। रब किया। अब मेरा क्या आ गया था जल्दी बता दो, फिर से मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, ठीक है, ताकि चीजें आपके इजीली और समझ में आ जाए। ये आया dW, कहां से कहां तक, मैंने W1 W2 लिख सकता हूं, मैं 0 to W लिखा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। और P के जगह मैंने अब क्या लिख दिया, nRT अपॉन V, कहां से कहां तक सर, V1 से V2 तक dW। बहुत अच्छी बात है। इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, W लिख दूं, बहुत अच्छी बात। 0 to W मतलब W ही, कोई बात नहीं। क्या ये V अंदर जाएगा, बिकॉज N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, ठीक है। N मतलब 1 मोल 2 मोल, मैंने 1 मोल मान लिया, मान सकते हो ना, गुड। और T क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं dV अपॉन V, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ W इज इक्वल टू क्या आया, माइनस nRT, dV अपॉन V को हम लोग बोल सकते हैं ln V, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। क्या पुट करना आता है, यस, W इज इक्वल टू माइनस nRT, क्या लिख सकते हैं, ln V2 माइनस ln V1। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, पुट करने के बाद, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अच्छे से, क्लियर, गॉट। अब W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT ln V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या, ln V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। ln को log में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो मैं क्या वर्क डन लिख सकता हूं, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो क्या वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अगर इतनी चीजें नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट याद रखना, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन वाट, V1। डन सर, डन सर, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रब कर दूं, हाँ सर। तो फाइनल क्या आ गया मेरे पास, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। क्या हमें ये रिलेशन पता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स बाबा ने दिया था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 हो सकता है? तो क्या मैं दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं? हाँ सर। तो क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। क्या ये फॉर्मूला आया? वर्क डन का साइन क्या है, माइनस, यानी ये क्या है, एक्सपेंशन का केस है। अगर कंप्रेशन का केस करना हो तो माइनस को बस अंदर ले जाना। तो क्या जाएगा, 2.303 nRT log V1 अपॉन V2, जस्ट उल्टा कर दो। ये किसका केस हो गया, कंप्रेशन का। ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन किसके हो गए, एक्सपेंशन के। तो सर इसको प्रेशर के फॉर्म में भी करो, बस माइनस को अंदर कर दो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 2.303 nRT log P2 अपॉन
P1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ऊपर वाले दोनों एक्सपेंशन, नीचे वाले दोनों कंप्रेशन। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल, अब अच्छे से समझ में आ गया। डन, गुड। अब मैंने क्या बोला, अब ये तो हो गया सर हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस का। तो अगर सर प्रोसेस इरिवर्सेबल हो, इरिवर्सेबल अगर प्रोसेस हो, तो इसमें दो केसेस होंगे। पहला क्या हो जाएगा? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। और दूसरा क्या हो जाएगा सर? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर फ्री एक्सपेंशन की मैं बात करूं, तो अभी बताया था फ्री एक्सपेंशन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्या होता है? जीरो होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के केस में सिंपल आप आइसोथर्मल इरिवर्सेबल वर्क क्या लिखोगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या हो गया? V1। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, ठीक है सर, ये तो समझ गया। अब आपको पता है एक्सपेंशन के केस में हमने क्या पढ़ा? P गैस इज ग्रेटर देन व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। जब अगर आपसे कंपैरिजन करने बोले, तो कंपैरिजन के केस में आपने करना है कि भाई आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क ज़्यादा बड़ा है या आइसोथर्मल इरिवर्सेबल वर्क। तो मैं बोलूँगा वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इरिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन इन रिवर्सेबल में आपने देखा कि पी एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो नियर टू पी गैस था, और जैसे जैसे हम पी गैस के नियर पहुंचेंगे तभी तो भैया ज़्यादा होगा ना। तो ये वैल्यू जब एक्सटर्नल प्रेशर पी गैस की तरफ पहुंचेंगे तभी तो ज्यादा होगा, क्योंकि पी गैस ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से एक्सपेंशन के केस में। तो जितना ज्यादा पी एक्सटर्नल नियर होगा पी गैस से, उतना ज्यादा वर्क डन होगा ना। क्लियर? तो इसीलिए वर्क डन रिवर्सेबल में हमने क्या, हम कहां तक पहुंचे थे? पी गैस तक, क्योंकि हमने क्या बोला था? पी जो बाहर का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ओनली डीपी कम है, थोड़ा कम है। तो इसलिए डन मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम वर्क डन तब होगा जब पी एक्सटर्नल नियर टू कहां पहुंच जाए? प्रेशर ऑफ द गैस से। याद रखना, अगर कोई पूछे मैक्सिमम वर्क का कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज नियर टू पी गैस, और अगर इससे ज्यादा हो जाए, अगर गलती से भी तुम बोलोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए पी गैस से, तो बच्चे वो एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। तो रिवर्सेबल आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल इरिवर्सेबल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो कौन ज्यादा? रिवर्सेबल वर्क जाएगा। किससे? इरिवर्सेबल से। और कब मैक्सिमम वर्क होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर नियर टू पी गैस होगा। आया समझ में? यस। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर पी गैस से ज्यादा हो जाए तो वो एक्सपेंशन नहीं, वो किसका केस हो जाएगा? कंप्रेशन का केस हो जाएगा। क्या चीजें हमें समझ में आई? यस। आइसोथर्मल वाला रिवर्सेबल वाला वर्क का फॉर्मूला समझ में आया, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल वाला जो आपका वर्क का फॉर्मूला समझ में आया। यस। क्या चीजों को हम रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ सर, हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आई होप सो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो